Hello students, today I am going to teach you class 8 social science and we are going to study the second chapter of class 8 history, that is from trade to territory. This is the second lecture of this chapter. In the first lecture we have studied about the mercantilism and about the Anglo-French rivalry. So I will just do a review of the first lecture so that we can understand this lecture very well. Okay. So in the last class we have studied that mercantilism was a policy where people used to come in certain country, they used to buy goods at cheap rates and then they used to get back to their own country and sell it at dearer price. मतलब मर्केंटाइलिज्म जो है वो एक तरीके की ट्रेड करने की पॉलिसी थी जिसमें चीजें जो है वो सस्ते दामों पर खरीदी जाती थी एंड बहुत महंगे दामों पर उसे बेचा जाता था. एंड मर्केंटाइलिज्म वाज वन वेरी बिग रीजन बिहाइंड कोलोनियलिज्म. ये जो कॉलोनीज बनाने का ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्ट किया था, दैट वाज समवेयर ड्यू टू मर्केंटाइलिज्म. ओके. And then we have seen that how East India Company arrived in India in 1600. Okay, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर इशू किया कि अब मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाएगी इंडिया के अंदर. अब मोनोपोली राइट से ऐसा था कि कंपटीशन जो है मार्केट में वो बहुत कम था. अगर हम ब्रिटिश कंपनीज के बीच में देखें तो यहाँ पर अगर सपोज करो आपके मार्केट में सिर्फ एक ही टूथपेस्ट मिल रहा हो किसी एक ही ब्रांड का, then obviously in any case the customer do not have any choice, so they will have a monopoly. Similarly, in the initial stage East India Company was enjoying this monopoly in India, but later on we have seen that many other European countries also came and established their trading companies in India. So that was one was Dutch East India Company and another was French East India Company. Okay, and all these companies have opened their trading depots at coastal areas, and French East India Company have opened a lot many trading depots, or as I've told you, it was called factories. So they have opened many factories at various locations. एंड क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होती है. दे बिकेम राइवल्स, दे फॉट 3 वॉर्स, 3 कर्नाटिक वॉर्स. एंड अब हम आगे देखेंगे कर्नाटिक वॉर में जो एक सबसे डिसाइसिव वॉर था, बैटल ऑफ वॉन्डिविश, उसमें ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है. एंड फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. अगर बैटल ऑफ वॉन्डिविश में फ्रेंच कॉलोनीज जीत जाती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती, तो हो सकता है इंडिया जो है वो फ्रेंच की कॉलोनी अभी उस टाइम पर होती. ठीक है, तो ये तो एक चैप्टर का रिव्यू था लास्ट वाले लेक्चर का. अब हम इस वाले लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी जो है वो धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल पावर बढ़ाना शुरू करती है. ओके. See students, in this chapter you will have to listen to a lot many stories, so you will have to be patient. Okay, अगर मैं आपको पहले चैप्टर का रिव्यू नहीं दूंगी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. ओके, तो आपको पूरा जो लेक्चर है बहुत ही पेशेंटली सुनना पड़ेगा. अब जो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल होल्ड अपना बनाना शुरू करती है. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहांगीर जो थे मुगल एम्परर, उन्होंने ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट्स दिया था कुछ पॉकेट्स ऑफ इंडिया में, कुछ एरियाज ऑफ इंडिया में. लेटर ऑन हम क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना एक बहुत बड़ा फोर्टिफिकेशन करती है. उनका जो प्लांट था वो ऑलरेडी सेटअप था, पहले सूरत में सेटअप था, देन इट गॉट सेटअप इन हुगली. हुगली इज इन बंगाल. ओके, तो फर्स्ट थिंग व्हाट दे डिड वाज
इन्होंने हुगली में एक ट्रेडिंग डिपो ओपन किया। ओके, अब ट्रेडिंग डिपो अगर ओपन किया है तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये डर था कि यहाँ पे जो मुगल एम्परर्स हैं वो कभी भी आकर के हमारी कंपनी को बंद ना करवा दें या हमसे वो बहुत ज्यादा टैक्सेस ना वसूल करे, तो इसलिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया कंपनी के इर्द गिर्द। ओके, फोर्टिफिकेशन मीन्स किला बनाना शुरू कर दिया और उस फोर्ट का नाम दिया फोर्ट विलियम। ओके, लेकिन इससे उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर औरंगजेब, उनको बहुत गुस्सा आया कि विदाउट हिज परमिशन हाउ एनी कंपनी कैन स्टार्ट फोर्टिफाइंग दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। सो औरंगजेब अटैक द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अटैक किया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। एंड इसके बाद लेटर ऑन जो भी डिस्कशंस हुए उसमें एक पर्टिकुलर एरिया है सूता नदी, सूता नदी में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का परमिशन जो है ग्रांट कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेटर ऑन सूता नदी के बाद कलिकता एंड गोविंदापुर, इन तीनों जगहों पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को बाय औरंगजेब। एंड लेटर ऑन यही तीनों जगह को जो है वो आज के टाइम पर हम कैलकाटा नाम से जानते हैं। ठीक है, आफ्टर औरंगजेब अलीवर्दी खान and Nawab Kuli Khan, they both took the control of this Bengal territory. They became the Mughal. Basically, Mughal emperors were day by day getting less powerful. औरंगजेब के बाद कोई particular most powerful ruler जो था वो मुगल emperor का हुआ नहीं था। एंड जो छोटी छोटी territories थी वहाँ पे जो नवाब्स थे उन्हीं का power जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो बंगाल में जो ये दो नवाब थे इनके पावर जो है वो बढ़ते जा रहे थे एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अ कंट्रोल ओवर दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। जब तक ये दो नवाब थे तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में और इनके कंट्रोल में काम कर रही थी। बट आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान द मीर, आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान नवाब सिराज उद्दौला became the next Nawab. Okay, and Siraj-ud-Dawla was very angry because in his tenure again they started extending the fortification of the company. तो जो नवाब सिराजुद्दौला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर देते हैं। बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव को लेकर के रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी श्रूड मैन। इन्होंने शाम दाम दंड भेद लगा करके किसी भी तरह से सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला के कोर्ट में मीर जाफर नाम के एक जनरल थे एंड मीर जाफर वॉज बेसिकली ब्राइब्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। उनको एक तरीके से लालच दिया गया एंड ऐसा कहा जाता है कि मीर जाफर की जो आर्मी की टुकड़ी थी वो जो ट्रूप था दैट एक्चुअली डिड नॉट फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई सिराजुद्दौला गॉट डिफीटेड एंड किल्ड इन दिस पर्टिकुलर battle. Okay, and this battle is called 1757 Battle of Plassey. Okay. Where Britishers won this war. ठीक है, लड़ाई में जीत तो हासिल कर ही ली,
बट कैसे अब इन्होंने एक तरीके से नवाब को हरा दिया, तो अब बंगाल की या जो ये पर्टिकुलर एरियाज थी इसकी बागडोर जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है, एंड दे स्टार्टेड हैविंग अ पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर द होल टेरिटरी ऑफ पलासी एंड मेनी ऑफ द प्रगनास, टू बी वेरी स्पेसिफिक 24 प्रगनास जो है इसकी जमींदारी राइट्स, जमींदारी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट द टैक्सेस। ठीक है, तो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी 24 प्रगनास की जमींदारी राइट्स भी ब्रिटिशर्स को मिल जाती है, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी अब ड्यूटी फ्री ट्रेड तो कर ही सकती थी। ठीक है, और इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नया नवाब जो है वो घोषित कर दिया, एंड इन एक्सचेंज ईस्ट इंडिया कंपनी टुक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मीर जाफर, but basically Mir Zafar was unable to meet all the financial demands later on put by the East India Company in his tenure. So company replaced Mir Jafar with Mir Qasim, who was his son-in-law. Okay, so Mir Zafar was replaced by Mir Qasim. लेकिन मीर कासिम भी जो है वो भी लेटर ऑन डिमांड्स नहीं फुलफिल कर पाए ब्रिटिशर्स की, सो दे अगेन स्विच्ड मीर कासिम विद मीर जाफर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे दे वर वेरी कंफ्यूज्ड कि जो भी हमारे, और दे वर वेरी श्रूड ऑल्सो, दे डिड नॉट वांटेड टू गिव द होल अथॉरिटी टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड व्हेनेवर दे थॉट दैट द पर्सन और द नवाब इज यूजिंग हिज पावर, then they used to just change his position. तो मीर जाफर को चेंज किया, मीर कासिम को लेकर आया, मीर कासिम को भी चेंज किया, मीर जाफर को लेकर के आए वो लोग। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मीर कासिम गॉट रियली एंग्री। ठीक है, नाउ व्हाट ही डिड, ही प्लान्ड अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। मीर कासिम जो है वो हैदराबाद के नवाब शुजा उद्दौला and Shah Alam II, मुगल एम्परर शाह आलम II। मीर कासिम को क्योंकि हटा दिया था और मीर जाफर को एम्परर बना दिया था, तो मीर कासिम ने इन लोगों के साथ मिलकर के एक वॉर प्लान किया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वॉर प्लान किया इन लोगों के साथ मिलकर के मीर कासिम ने। अब ये जो वॉर है, ये वॉर हुई थी 1764 में, और इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बट यू नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो ब्रिटिशर्स हैं, दे आर वेरी श्रूड पीपल, तो उन्होंने यहाँ पर भी सारे शाम दाम दंड भेद लगाए, लोगों को ब्राइब किया, कई सारी सेना जो है वो इकट्ठा की, एंड फाइनली बैटल ऑफ बक्सर भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीत जाती है। अब इससे होता ये है कि जो पहले पलासी वाला एरिया था, अभी प्रेजेंट डे जो हमारा बिहार वाला एरिया है या छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, उड़ीसा वाला, ये सारा एरिया जो है वो धीरे धीरे इन लोगों ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, और जमींदारी राइट्स भी हर जगह पे अब कंपनी को मिलने लग गई। सिर्फ अवध वॉज वन प्लेस जो कंपनी ने एक गैप फिल करने के लिए रख रखा था। ओके, एंड अवध के जो दूसरे साइड पर जितने भी एरियाज थे, बक्सर, ये सारे एरियाज जो हैं शाह आलम II को वापस से दे दिए गए, सो दैट कि ये अवध को क्रॉस करके कोई वापस से इनसे लड़ाई करने के लिए नहीं आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा बैटल ऑफ बक्सर के बाद कितना सारा पॉलिटिकल होल्ड जो है वो कंपनी के पास आ जाता है। ओके, तो ये 1764 तक का सफर था। अब हम देखेंगे कि कैसे नवाबों का क्या हुआ। ठीक है,
सो इन शॉर्ट शाह आलम II, शुजाउद्दौला, इन लोगों को कुछ प्लेसेस जो हैं वो दे दिए गए. सो सम ऑफ द प्लेसेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब्स, सम ऑफ द प्रगनास. ओके, बट एट द सेम टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन प्लेसेस की सारी जमींदारी राइट्स एंड आफ्टर बैटल ऑफ पलासी सारे मिलिट्री and jurisdiction rights. पूरे बंगाल वाले प्रेसिडेंसी में ये सारी की सारी जो राइट्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई. नवाब वाज जस्ट लाइक अ पपेट रूलर ओवर हियर. उनको एक पैलेस दे दिया गया क्योंकि सारे राइट्स जो हैं वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हैं. तो जितना भी पर्टिकुलर टेरिटरी से जो भी टैक्स आ रहा है वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखने लग गई और उसका जो एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो एज अ पेंशन जो है वो सिर्फ नवाब्स को देने लग गई. ठीक है, तो नवाब को पेंशन्स मिलने लगे एंड सारे जो टैक्सेस हैं, जो सारे टैक्सेस का अमाउंट है वो ये कंपनी रखने लग गई. अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सारा ट्रेड जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पैसे जो है वो कंपनी के ही थे. देयर वर इंडिविजुअल पीपल ऑल्सो हु वर डूइंग ट्रेड इन अ ट्रिचेरियस वे एंड दे वर बेसिकली डूइंग करप्शन. जो वो है वो इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे थे, इंडिविजुअली. कंपनी तो ग्रो कर ही रही थी बट द पीपल ऑल्सो वर ग्रोइंग इंडिविजुअली. दे वर ऑल्सो गेटिंग रिच डे बाय डे. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि when Britishers used to go back to their own country later on, तो उनको वहां पर चढ़ाया जाने लग गया, टीज करा जाने लगा. एंड those British people were being teased as nabobs. ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो हैं वो खुद भी सिर्फ 18-19 साल में इंडिया आए थे. ही बिकेम द जनरल हियर, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एंड ही बिलोंग टू अ वेरी मॉडेस्ट फैमिली. ब्रिटेन में उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपनी लाइवलीहुड को लीड करने के लिए भी. बट वंस ही केम टू इंडिया एंड वेंट बैक टू हिज कंट्री अगेन, then he had that huge amount of money. He had many precious stones with him. That is why people in Britain started calling him नाबॉब्स. तो इस तरीके से हमने देखा कैसे कंपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर बनी, कैसे जो पूरी की पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी है वहां पे एक तरीके से डुअल गवर्नमेंट आ गया. ओके, this was the system of dual government where Nawab was also there, East India Company was also there. They just were playing the role of puppet rulers over here. And all the rights was in the hand of East India Company itself. तो डुअल गवर्नमेंट तो थी बट एक्चुअली में कोई भी जनता के लिए काम नहीं कर रही थी. पब्लिक जो है दे वर द और इंडियंस वर द मोस्ट यू कैन से दे वर सफरिंग द मोस्ट. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी जो है पॉलिटिकल पावर बन चुकी है, वो सारे टैक्सेस वसूल कर रही है. जो नवाब है दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इंडियंस, द कंपनी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द इंडियंस. एंड जितने भी लोग हैं वो रिच होकर के ब्रिटेन जा रहे हैं, उनको नाबॉब्स बोला जाने लगा. एंड इस तरीके से कंपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर बन गई. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर. थैंक यू.